स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पे को हम स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें हम आज फंडामेंटल सीखेंगे। इसकी थ्योरी बेस को हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास आता है वो आता है कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप का मतलब है क्या? पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म इज एन एसोसिएशन ऑफ two or more persons to carry on legal business and share it profit losses। दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई लीगल बिजनेस करते हैं और उसका प्रॉफिट शेयर करते हैं, वो कहलाता है हमारा पार्टनरशिप। The persons who join hands together to do a business are individually known as partners। तो जो लोग मिलते हैं आपस में बिजनेस करने के लिए उनको हम कहते हैं पार्टनर, और जो बिजनेस वो करते हैं, जो बिजनेस एंटरप्राइज वो क्रिएट करते हैं, उसको कहा जाता है फर्म। ये है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। इसके बाद है हमारा कि पार्टनरशिप की एज पर पार्टनरशिप एक्ट क्या डेफिनेशन है। पार्टनरशिप एक्ट जो है ये सारे इसमें रूल्स हैं कि कैसे पार्टनरशिप होती है। इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन यही है कि द टर्म partnership is relation between two and more persons who have agreed to share the profit of the business carried by all or any of them acting for all। रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो एग्री कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए। किसका? बिजनेस का। प्रॉफिट शेयर करेंगे किसका? बिजनेस का। या तो कोई सारे बिजनेस को कैरी करेंगे या उनकी जगह पे कोई एक ही पर्सन बिजनेस को कैरी करेगा। ये कहलाती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कोई एक पर्सन भी पूरे बिजनेस को रन कर सकता है या सारे पर्सन मिलके भी बिजनेस को रन कर सकते हैं। इसके बाद आता है एसेंशियल एलिमेंट्स पार्टनरशिप के क्या हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। एटलीस्ट टू पर्सन, कम से कम दो लोग हों, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि प्रॉफिट का क्या एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप का ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इसके बाद आता है कि लीगल बिजनेस। एग्रीमेंट जो है बिजनेस जो कैरी करने के लिए किया गया, प्रोफेशन कैरी करने के लिए किया गया, वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर इलीगल होगा तो बिजनेस रन नहीं करेगा। इसके बाद आगे आता है अगला टॉपिक प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। प्रॉफिट और लॉसेस को वो पर्टिकुलर रेशियो में बांटे। अगर उनके पास प्रॉफिट शेयर का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। म्यूचुअल एजेंसी होती है। देयर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मीन्स दैट ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड द प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। वो मेन बिजनेस का हेड भी है और वो किसी दूसरे के लिए वर्क भी कर रहा है। ये हम प्रिंसिपल और एजेंट से समझ सकते हैं। ईच पार्टनर इज एन इन द सेंस दैट ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स डन। अगर वो कोई काम करता है तो बाकी पार्टनर्स उससे जुड़े हुए हैं, बाकी पार्टनर्स पे भी वो इम्पैक्ट करता है, बाकी पार्टनर्स को इफेक्ट करता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो मिनिमम लिमिट है पार्टनरशिप में पार्टनर की वो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम जो है अगर बैंकिंग पार्टनरशिप फॉर्म है तो 10 है और अगर हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें 20 है। इसके बाद आगे जो आता है वो कहता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। ये हमें पता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनाते हैं। ये ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। तो the law does not expressly require that there should be an agreement in writing। उनके बीच में एग्रीमेंट राइटिंग में ना हो, यह लॉ नहीं कहता है। लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है अफेयर्स ऑफ पार्टनरशिप को मैनेज करने में।
पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, किसी भी प्रॉफिट को लेकर झगड़ा हो गया तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे उसके उस झगड़े को सुलझाया जाएगा, इसके लिए पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी है। तो बेहतर यही होता है कि पार्टनरशिप डीड करते हैं जब पार्टनर्स पार्टनरशिप स्टार्ट करें। अब आता है कि पार्टनरशिप डीड में कंटेंट क्या होता है, कि फर्म का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा पार्टनर्स का, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, प्लेस क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप कब तक रहेगी, लाइफ लॉन्ग रहेगी कि टाइम टर्म है उसका, किस दिन हम उनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है, कैपिटल कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स जिससे कि झगड़ा ना हो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनके बीच में, ये भी हमें बताना पड़ता है। इसके आता है हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल क्या होगा, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कितना पार्टनर्स को देना होगा फर्म को, अगर पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को तो कितना उस पे इंटरेस्ट फर्म को पे करना है, सैलरी क्या देनी है, कमीशन क्या देना है, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में होती हैं। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है या पार्टनर एडमिट हो जाए, रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए फर्म को दोबारा से बेहतर किया जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे कि गुडविल क्या होगी, तो वो सारी चीजें उसमें हम पार्टनरशिप डीड में रखते हैं कि क्या मेथड होगा, अकाउंट्स को कैसे सेटल करना है, अगर पार्टनर्स रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है तो उसको पेमेंट कैसे करेंगे, रिटायर हो रहा है तो निकलने पे उसको कितने पैसे दिए जाएंगे, डेथ होती है तो किसको पैसा देना है उसके हिस्से का, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। इसके बाद आता है कि मोड ऑफ सेटलमेंट अकाउंट क्या है, कि अगर डिसोल्यूशन होता है फर्म का, डिसोल्यूशन का मतलब ये होता है कि फर्म को खत्म किया जाता है, लिक्विडेट किया जा रहा है, तो अगर लिक्विडेट कर रहे हैं फर्म को तब पार्टनरशिप में उनको कैसे खत्म करना है, एसेट्स को कैसे खत्म करना है, लायबिलिटीज को पे आउट कैसे करना है, ये सारे इसमें लिखा जाता है। इसके बाद आता है हम लोग का रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है हम लोगों की तो क्या किया जाएगा, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स जो है प्रॉफिट और लॉसेस को हमेशा इक्वल रेशियो में बांटते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है पार्टनर्स में तो प्रॉफिट जो भी होगा, ये लॉस जो होगा, कुछ भी दे रखा हो क्वेश्चन में, हमें किस में बांटना होता है, इक्वल रेशियो में बांटना होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम देना होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फर्म को पार्टनर को लोन 6% पे देना है। इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं अलाउ होगा, कोई भी इंटरेस्ट उनको कैपिटल पे नहीं मिलेगा, ये जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब हमें आता है। इसके बाद आता है कि पार्टनर्स को ना कोई रेमुनरेशन मिलेगा, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ भी नहीं मिलता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और इंटरेस्ट भी नहीं होगा कोई भी उनकी ड्रॉइंग्स पे। तो ये पांचों चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो ना सैलरी देनी है, ना इंटरेस्ट लोन कैपिटल पे, ना ड्रॉइंग पे, और इंटरेस्ट ऑन लोन है तो 6% और प्रॉफिट जो है वो इक्वली बांटेंगे। इसके बाद आता है हम लोगों का कि मीनिंग क्या है प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप पे हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हम पी एंड एल अकाउंट तो हमने 11th में सुना था, लेकिन ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमारा एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये बनाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या, नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में, इसलिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, कमीशन की, सैलरी की, सारी इसमें की जाती हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये मेनली जो प्रॉफिट हुआ फर्म को, नेट प्रॉफिट जो उसने अर्न किया, वो हम बांट रहे हैं प्रॉफिट को, इसको पार्टनर्स को, जो चीज पार्टनर्स को देनी है सारी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं। अब आता है कि पर्पस क्या है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो पर्पस क्या है इसका, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न इज टू कैलकुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस, कि जो भी प्रॉफिट लॉस डिविजिबल है, पार्टनर्स के बीच में बंटने लायक है, उस हमें कैलकुलेट करना है और देना है पार्टनर्स को।
The Income Tax Act and the audit rule does not permit the partnership firm to reconsider the amount as business expenditure which is payable to partners. उसको business expenditure नहीं मानता है Income Tax Act, इसलिए हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ता है कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ, वो उनको देना होता है, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है हमारा, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। अगर लॉस है तो वो टू साइड आ जाएगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे पार्टनर्स ने पे की, मान लेते हैं हमारे पास दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, अभय और भास्कर। अभय ने जो इंटरेस्ट दिया वो इधर और भास्कर ने जो दिया इधर, क्रेडिट कर रहे हैं। जो भी पार्टनर्स ने हमें पेमेंट की है, जो फर्म को मिला है, वो हमारा क्रेडिट हो गया। अब इसके बाद जो जो पार्टनर्स को पे करना है वो हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट कैपिटल्स पे मिलेगा पार्टनर्स को, ए बी को, सैलरी, कमीशन, जो भी पार्टनर प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो हम अपने रिजर्व्स में डाल रहे हैं, जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर कर रहे हैं वो। इसके बाद हम पूरे प्रॉफिट में से सारा ये माइनस करने के बाद जो बचा वो हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट अभय के कैपिटल में और भास्कर के कैपिटल में। जैसे कि हम एक एस्टिमेट लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट था 1000 का। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये 100 पे किया अभय ने और भास्कर ने भी पे किया 100 फर्म को, तो हमारा हो गया 1200 का टोटल, ये साइड हो गई। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं कि 500 जो है मिला अब अभय को, 200 मिला भास्कर को, तो 700 ये हो गया, तो लिख देते हैं 700। सैलरी और कमीशन मान लेते हैं कि ओवरऑल 200 सैलरी और कमीशन दिया गया है। इसके बाद रिजर्व्स में जो ट्रांसफर हुआ वो ट्रांसफर हुआ 100। ओवरऑल हम लोगों के पास 1000 रुपीज हमने सेटल कर दिया। अब जो बचा वो कितना बचा, 200 प्रॉफिट बचा जो इन लोगों के बीच में बंटना है। अगर इनके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कुछ भी, तब तो हम यहाँ पे उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 200 को बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो ये 200 जो है इनमें इक्वली बटेगा, 100 अभय को और 100 भास्कर को। इस तरीके से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके बाद अगला हमारा आता है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि appropriation as per the partnership deed of each partner, total amount of appropriation, verify is the net profit more than or equal to the amount of total appropriation। अगर net profit जो है total appropriation से, तो हमें ये अगर net profit जो है हमारा total appropriation से कम है तो हम क्या करते हैं कि डेबिट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को उतने ही एप्रोप्रिएशन से और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेट प्रॉफिट जो भी एप्रोप्रिएशन में है पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर वो इक्वल है तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में, जितना भी एप्रोप्रिएशन उनका बन रहा है उस रेशियो में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद आता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है, कैसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है एंट्रीज को। जब पार्टनर्स कैश में कैपिटल लेके आते हैं तब हम क्या करते हैं, कैश में कैपिटल लेके आए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट जो शेयर होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। शेयर ऑफ लॉसेस, अगर लॉस है उनको तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, और पार्टनर्स सैलरी जो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैसे, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर ड्राइंग है उनकी तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्रीज हैं सारी जो भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आता है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैनेज करने के बाद हमें बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है? The partners capital account are maintained according to fluctuating capital method and fixed capital method। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैनेज करने के दो तरीके हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो दोनों मेथड्स देखते हैं। सबसे पहले आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या करना है? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट, एक ही अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं जिसको कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। इसमें हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। सारी ट्रांजैक्शंस जितने भी पार्टनर से रिलेटेड हैं, अल्टीमेटली पार्टनर्स को जो P&L अप्रोप्रिएशन मिला है सारा इस अकाउंट में आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि इसी में सारा रिकॉर्ड हम करते हैं। इसका फॉर्मेट ऐसे है, जब पार्टनर कैपिटल ब्रिंग करता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, और वो हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन है ईयर के बिगिनिंग में। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन ईयर के बिगिनिंग में। इसके बाद अगर वो एडिशनल कैपिटल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एडिशनल कैपिटल है। इसके बाद जो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिला था, वो कमीशन, सैलरी और प्रॉफिट, चारों यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये P&L अप्रोप्रिएशन से उठ के सीधे सीधे यहाँ पे आ जाते हैं। उधर वो डेबिट हुए थे, इधर ये क्रेडिट हुआ है। इसके बाद अगर जो ओपनिंग बैलेंस है वो नेगेटिव है, डेबिट बैलेंस है, तो वो इधर आता है। अगर पार्टनर्स ने कैपिटल के अगेंस्ट में कोई ड्राइंग की है तो वो यहाँ आएगी। विड्रॉल है कैपिटल में से, तो अगर ड्राइंग प्रॉफिट में से है तो वो लिखेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो P&L अप्रोप्रिएशन में था उसको लिखा जाता है। अगर P&L अप्रोप्रिएशन का लॉस है तो वो, ये दोनों भी P&L अप्रोप्रिएशन से उठ के आए हैं। जो डिफरेंस बचता है वो हमारा बैलेंस CD होता है। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनता है। इस क्वेश्चन में हमें माना गया कि 3 पार्टनर हैं XYZ। बैलेंस CD हमारा इधर भी आ सकता है अगर वो नेगेटिव आता है तो, ठीक है। इसके बाद आगे हम अब दूसरा मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। हर पार्टनर के लिए मैनेज किया जाता है। इसमें कैपिटल की रिकॉर्डिंग अलग होती है और बाकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह जो P&L अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को मिलता है वो हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देखते हैं ये होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहला अकाउंट है, दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट दूसरा है। यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर जो कैपिटल एडिशनल लाए वो यहाँ पे लिख दिया। अगर ड्राइंग है अगेंस्ट कैपिटल है तो वो यहाँ आएगा, अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे करंट अकाउंट में। इसके बाद बैलेंस CD आ गया। सिंपल सा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड मेथड में। इसके बाद करंट अकाउंट बनता है। अगर करंट अकाउंट का पोस्ट ओपनिंग बैलेंस है उसको लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट, ये चारों हमारे उठ के आ गए सीधे सीधे P&L अप्रोप्रिएशन से। अगर नेगेटिव बैलेंस है करंट का तो वो यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद ये दोनों हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और P&L लॉस, अगर P&L अप्रोप्रिएशन में है तो वो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिए। इस तरीके से हम पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद आता है हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फ्लो चार्ट आता है
कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। जिस कैपिटल अकाउंट में हम जो फर्दर कैपिटल आती है एडिशनल वो और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल लिखते हैं। करंट अकाउंट में हम केवल ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं। फ्लक्चुएटिंग में ये सारी चीजें एक ही अकाउंट में लिखी जाती हैं। इसके बाद आता है हम लोगों कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर्स ने ड्राइंग की है उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। जो द ड्राइंग आर यूजुअली मेड बाय द पार्टनर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। नॉर्मली वो रेगुलर इंटरवल्स पे ड्राइंग करते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को महीने की एंड में ऐसे ड्राइंग करते रहेंगे। Thus, interest on drawing is calculated with reference to time period involved. It can be worked out by any one of the following methods. Sorry. तो ये फॉलोइंग मेथड्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले आता है एवरेज पीरियड मेथड। अगर इसमें डेट नहीं दी गई है ड्राइंग की, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं एवरेज बेसिस पे। जो भी टोटल अमाउंट ड्राइंग हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फॉर हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड उसमें माना जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्राइंग रेट और उसका कर देते हैं हम 6/12। टाइम उसमें लेते हैं हम 6/12। हम ये मान के चलते हैं कि इवनली पूरे टाइम में वो किया गया है विड्रॉवल। इसके बाद दूसरा आता है हमारा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। जब ड्राइंग्स जो है वो कभी भी कर लेते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, हमें नहीं पता कब उसको विड्रॉल हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी टोटल ड्राइंग है उसको एवरेज रेट जो भी है इनटू 100 हम कर देते हैं। और 6 मंथ इसमें भी ध्यान, इसमें टाइम जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड जो होता है हम लोगों का when different amount are withdrawn at different interval, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैसा विड्रॉ किया जाता है तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जितना भी ड्राइंग हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर ऑफ डेज मंथ रह रहे हैं उस डेट के विड्रॉवल डेट से आने वाली डेट तक। जैसे कि हम 1 अप्रैल को विड्रॉ करते हैं तो लास्ट ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च, तो पूरे 12 महीने रहते हैं। अगर हम 1 अगस्त को करते हैं तो 8 महीने रह रहे हैं। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम रह रहा है, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर जितने भी टोटल ड्राइंग्स का टोटल प्रोडक्ट आता है उसको रेट से मल्टीप्लाई करके वहां पे अगर डे बेसिस पे निकालना है तो 1/365 करेंगे और मंथली बेसिस पे करना है तो 1/12 हम लेते हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का फॉर्मूला जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वही फॉर्मूला है। इसमें एवरेज पीरियड एक हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज पीरियड होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है जब हमारा कंटिन्यूअस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम विड्रॉल करते हैं, बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में। इसके हम आगे देखेंगे टेबल और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आगे हम देखेंगे। इसके बाद वही एवरेज पीरियड हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद आता है कि मंथली क्वार्टरली ड्राइंग मेथड है। अगर मंथली है क्वार्टरली है तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसमें देखते हैं। मंथली और क्वार्टरली में यह है कि यूनिफॉर्म स्पीड्स हम ड्राइंग करते हैं। मतलब हर महीने 1000 रुपए निकाल रहे हैं तो हर महीने की पहले तारीख को हम 1000 रुपए निकालेंगे। अगर महीने के मिडल में मतलब 15 तारीख को निकालने तो निकालेंगे ही, महीने के एंड में 30 तारीख को निकालने तो निकालेंगे ही। एक ही अमाउंट हर महीने विड्रॉ करेंगे। तो कैसे करते हैं, अगर 12 मंथ पीरियड हुआ है हमारा, हर महीने हम विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग रेट और यहाँ पे जो एवरेज पीरियड था हमारा वो है 6/6.5 डिवाइड बाय 12। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5, बाकी सब फॉर्मूला सेम है।
अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो यहाँ पे एवरेज पीरियड आएगा 6। इसी तरीके से अगर मंथली हम विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 महीने का ही हमारा पीरियड लिया जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला सारा सेम है, बस टाइम पीरियड जो है वो 3.5 कर दिया। अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 2.5 और मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 3 हमने यहाँ पे ले लिया। इसके बाद अगर हम क्वार्टरली विड्रॉल कर लें, क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का क्वार्टर होता है। एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। 3 महीने का क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब 4 क्वार्टर जैसे हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 जून तक, तो 1 अप्रैल को पहला विड्रॉल कर रहे हैं, फिर दूसरा विड्रॉल हम कर रहे हैं 1 जुलाई को, फिर तीसरा विड्रॉल करेंगे 1 अक्टूबर को। इस तरीके से बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में है, तो जितना 4 विड्रॉ इसमें ओवरऑल ईयर में 4 ही बार विड्रॉवल होगा, क्योंकि 3-3 महीने के 4 ही विड्रॉवल्स हो जाएंगे 3-3 महीने के एंड पे। तो यहाँ पे टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट इंटू 100 और यहाँ पे एवरेज पीरियड आएगा 7.5। अगर मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है, 1.5 महीने बीतने के बाद हम हर क्वार्टर में विड्रॉल कर रहे हैं तो टाइम आएगा 6। अगर एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहे हैं तो टाइम आएगा 4.5 एवरेज पीरियड। अब इसका एक चार्ट है, इस चार्ट को देख लेते हैं कि ड्राइंग बिगिनिंग मिडल एंड मंथली क्वार्टरली 6 मंथ। तो ये हमारा चार्ट है। 13/2 एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6.5, 12/2 6, 11/2 5.5। जब मंथली है इसमें 1 का डिफरेंस है, तो इनमें भी 0.5 0.5 0.5 का डिफरेंस होगा, या इसमें हम कह सकते हैं 1-1 का डिफरेंस है। 13 12 11। जब क्वार्टरली है तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। 15 12 9। 6 महीने का है, मतलब 1-1 का 7 6 5। और 6 महीने का है, ये 12 महीने विड्रॉवल हो रहा था, तो यहाँ पे 13 था, 13 में से 6 गए 7। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, इस टेबल को भी याद कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा फॉर्मूला था टाइम पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइड बाय 2, वही फॉर्मूला टाइम पीरियड या एवरेज पीरियड निकालने के लिए हम यूज करते हैं। यह हमारा एवरेज पीरियड है। इसके बाद आता है हमारा आगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। जो P&L एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वो कैसे पे करना है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स इफ द सेम इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। तभी हम पे करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में उसको कहा गया है। is allowed at the given rate with the reference to time period। जितने टाइम के लिए कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है उतना ही हम इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम, जितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल रही है, तो वो आता है हम लोगों का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस क्या हैं? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहती है लेकिन साइलेंट है कि इंटरेस्ट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। चार्ज मतलब होता है कि देना ही देना है, और एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट है। तो अगर सिचुएशन अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज allowed only if there is profit। तो अगर प्रॉफिट है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब लॉस है सबसे पहले हमारे पास, अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है। प्रॉफिट हुआ है लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है वो या तो इंटरेस्ट जो है वो हमारा ज्यादा है प्रॉफिट से या उसके बराबर है,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एग्रीड रेट पे हम देंगे। लेकिन प्रॉफिट अगर इंटरेस्ट से कम है तब हम इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे सिर्फ प्रॉफिट के एक्सटेंट तक। और किस में देंगे? पार्टनर्स की कैपिटल के रेशियो में। ये ध्यान रखना है कि पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में हमें पे करना है अगर प्रॉफिट हमारा कम है इंटरेस्ट जितना पे करना है उससे। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट उतना ही देते हैं जितना कि प्रॉफिट पार्टनर्स का हुआ है, और वो भी रेशियो ऑफ कैपिटल में हम पे करते हैं। अब ये तो था एप्रोप्रिएशन में। अगर कैपिटल पे चार्ज है, क्वेश्चन में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज देना है, तो हमें देना है भले ही प्रॉफिट या लॉस हुआ हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे भले ही हमें लॉस क्यों ना हो। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जनरल एंट्रीज हमने सीखी थी वही जनरल एंट्रीज दोबारा यहाँ पे एक बार हमने बताई हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम लोगों का कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाए। ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही देना होता है, और क्वेश्चन में कई बार जो है हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई होती है तो हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर माइनस, अब प्लस करते हैं इसमें से जो भी कैपिटल में से ड्राइंग हुई। इसके बाद एडिशनल कैपिटल जो आई उसको माइनस किया तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ये तो फिक्स कैपिटल थी, नॉर्मल क्वेश्चन था, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, इसमें जो जो पार्टनर को ड्राइंग की उसने, जो भी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस था, वो सारा हमने ऐड किया। एडिशनल कैपिटल माइनस की, सैलरी माइनस की, इंटरेस्ट ऑन माइनस कैपिटल माइनस किया, और प्रॉफिट जो उसको मिला वो माइनस किया, तो हमारा कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर भी मिल गया। या फिर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास सीडी है, ये सारी चीजें हमने लिख पुट कर दी जो हमारे पास है, इधर का ये पुट किया तो ये हमें बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो गया कि ये बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। इस तरीके से हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आता है कि सैलरी और कमीशन जो है हम कैसे पे करें पार्टनर्स को। तो सैलरी और कमीशन जो है पार्टनर्स को हम पे करते हैं अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमें कहता है कि उनको सैलरी और कमीशन देना है, और जब प्रॉफिट होगा तभी उनको हम देंगे। तो सैलरी और कमीशन कैसे पे करते हैं, तो सैलरी और कमीशन नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे करते हैं। अगर लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो नॉर्मल रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब प्रॉफिट में से कमीशन देने के बाद हम कमीशन चार्ज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी कमीशन का रेट है ऊपर डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। जैसे रेट ऑफ कमीशन 10% है तो वो ऊपर लिखा, और रेट ऑफ कमीशन 100 में जोड़ के नीचे लिख दिया तो वो हो गया 110। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 20 है तो यहाँ पे हमने लिखा 20, यहाँ पे लिखा 120। इस तरीके से हम जब आफ्टर चार्जिंग है तो इंटरेस्ट ऑन सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को पे करते हैं। वही एंट्री है, सैलरी कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन अकाउंट। इस तरीके से पार्टनर्स को पे करते हैं। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे पार्टनर्स को पे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, in case any partner has given loan to firm, he is entitled to interest on such loan at an agreed rate of interest. If there is no agreement on interest on loan, the interest on loan is 6% per annum. अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% है, और अगर कोई एग्रीमेंट है तो जो भी एग्रीड रेट है उस पे हम पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में डेबिट होता है, ध्यान रहे P&L अकाउंट में, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट में। इसके बाद आता है हम लोगों का गारंटी।
गारंटी क्या होती है? गारंटी का मतलब कि जो भी मिनिमम प्रॉफिट है वो पार्टनर को गारंटी देते हैं। अदर पार्टनर्स या पूरी फर्म या सिंगल पार्टनर कोई भी एक गारंटी दे सकता है कि कितना पार्टनर को प्रॉफिट होना है। Sometimes a partner may be guaranteed a minimum amount of his share of profit. Such a partner to whom such a guarantee has been provided is called guaranteed partner. The partner who had given such guarantee is called guaranteeing partner. जिसने गारंटी दी है वो गारंटीइंग पार्टनर है और जिसको गारंटी मिली है वो गारंटीड पार्टनर है। और जो मिनिमम अमाउंट होता है वो कहलाता है हमारा गारंटीड। कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए? तो सबसे पहले एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट हम गारंटीड पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं। फिर जो भी डेफिशिएंसी आ रही है वो हम कैलकुलेट करेंगे, गारंटीड माइनस एक्चुअल, और जो भी कमी आती है उसको डेफिशिएंसी को जिसने भी गारंटी दी है उसको गारंटीड रेशियो में हम ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट जो पार्टनर को पे करना है। जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो पार्टनर्स अपने में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं अगर गारंटी एग्रीमेंट नहीं है, और रिकवर सबसे उसके बाद करते हैं डेफिशिएंसी उनसे, और उसके बाद गारंटीड पार्टनर को हम पे कर देते हैं जो भी उसका अमाउंट बनता है। मान लिया कि एबीसी 3 पार्टनर हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि एबीसी 3 पार्टनर है। सी को गारंटी दी गई कि भाई तुम्हें प्रॉफिट 5000 का होगा, कुछ भी हो तुम्हें हम 5000 रुपए पे करेंगे, ये तुम्हें गारंटी दी। ए बी ने मिलके गारंटी दी। फर्म का प्रॉफिट होता है 30,000 प्रॉफिट, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 15,000 प्रॉफिट होता है, और इनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 का है। इक्वल पार्टनर्स नहीं है 3:1 में। तो 15,000 में ए को मिलता है 7,500, बी को मिलता है 5,000 और सी को मिलता है 2,500। लेकिन यहाँ पे सी को तो गारंटी है 5,000 की, तो अब ए और बी क्या करेंगे, अपने में से 2,500 जो रिमेनिंग बचता है 5,000 का वो पे करेंगे। किस रेशियो में से? 3:2 रेशियो में, जो उनका रेशियो था 3:2 रेशियो में दोनों पे करेंगे। तो 3:2 रेशियो में पे करेंगे तो ए अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देगा 1500 और बी माइनस कर देगा 1000, और सी को वो मिल जाएगा जो लेस किया गया बाकी पैसा 2,500 पैसा सी को मिल जाएगा। इस तरीके से गारंटी दी जाती है पार्टनर को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एक टॉपिक हमारा रहता है पास्ट एडजस्टमेंट, उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।